प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो है गणित का पेपर जो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में जो अभी हुआ है बच्चों और कुछ बच्चों को होने वाला है, ये पेपर संपूर्ण मैं हल करके आज जो है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग रेडी हो जाइए क्लास 10th के बच्चे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत, उसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए अपने मित्रों में बच्चों, जिससे कि बोर्ड में आपका 99% इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना तय है बच्चों। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए। अब आपको हम हल करके आपको बताने जा रहा हूँ, बिना टाइम लिए आगे चलते हैं। और ध्यान में रखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच पाए और इसका लाभ उठा पाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम वन शॉट वीडियो आपको हम देने जा रहा हूँ आज देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 है बच्चों। एनबी सेट है, सेट एनबी है। और ये देखो आपका समय 2 घंटा 30 मिनट का है, यानी 2.5 घंटे का पेपर है। कक्षा 10 पूर्णांक 70 नंबर का है बेटा, विषय गणित है। और इसमें हम बता दूं, इसमें कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पर में 2 खंड दिए गए हैं, क खंड में 20 प्रश्न बहुविकल्पी है। तो जो शुरू में जो बोर्ड में जो आता है 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी टाइप का, वो OMR सीट में पर देना होता है। OMR सीट मिलेगा आपको, भरना होगा बोर्ड में। दूसरा खंड में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिया हुआ है, सामने दिया रहता है। चलिए हम पहुंच जाते हैं खंड क में। बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक का है, 20 क्वेश्चन लगातार हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन का, यदि 20x और 30 AP में है तो x का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो मैं साइड में आपको हल करके बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको करना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है, पहले नंबर तो हम आपको बता दें कि ये हम करने जा रहा हूँ जो खंड है, खंड क है। ठीक, और देखो कि इसमें खंड क है, वहाँ से एक और ले आइए, ये ब्लैक चल है। चलिए अच्छा, अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आपको हम बताने रहा हूँ कि इसका पहला क्वेश्चन का अर्थ जो है ऑप्शन कौन सही होगा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 20 दिया है, x दिया है और 30 दिया है, और कह रहा है AP में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो सर्वांतर बराबर होता है बच्चों। तो आप सर्वांतर निकालने का तरीका क्या है, x में से पूर्व पद को घटाइए और इधर आपका हो जाएगा 13 माइनस एक्स को इधर ले आइए तो x प्लस एक्स हो जाएगा। 20 को इधर लाओ तो आपका जो है x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 30 पहले से है बेटा, और माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर 50/2 कर दीजिएगा तो x बराबर आपको 25 मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका अ ब सौदा में से 2 ऑप्शन सही है, यानी पहला का जो 2 ऑप्शन है बेटा वो सही है। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो द है, ठीक, द जो है आपका ऑप्शन सही है, जो 25 दिया हुआ है, ये आपका पहले का आंसर हो गया। अब उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 5x² - 5x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग हमें निकालने के लिए मैं आपको पहले इसको हल करके बताता हूँ कि कैसे आप करोगे। ठीक है, तो हल करने के लिए आपको करना क्या है बेटे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 5x² माइनस का 5x माइनस प्लस का 2 = 0। तो इसको हल करने के लिए करना क्या है, पहले तो हम उक्त समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो हमारा a का जो मान है 5 है, b का मान हो जाएगा -5,
सी का मान हो जाएगा मेरा 2 और कह रहा है मूलों का योग होगा, मूलों का बेटा कह रहा है मूलों का योग होगा। तो चलिए मूलों का योग के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए फार्मूला होता है -b/a। तो बेटा यहाँ -b की जो वैल्यू है तो b का मान देखिए कितना है -5 है, तो ब्रैकेट में -5 रख दीजिए। a का मान कितना है, तो यहाँ देखो a का मान हमारा 5 है तो 5 रख दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा ये आपका 5/5 एक कट जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हो गया 1, यानी मूलों का योग बेटा आ गया 1। तो ऐसे स्थिति में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन का मूलों का योग जो आया 1 आया। अब आपको देखना है कि इसमें 1 तो है ही नहीं, 1 तो इसमें है ही नहीं है। हमको लग रहा है क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं कर लिए हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5x² है, माइनस का 5x है, प्लस का 2 है, हमने तुलना किया तो a का मान 5 हो गया, b का मान -5, c का मान +2 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b का मान -5 हो जाएगा और a का मान 5 है, ठीक है, 5/5 1। इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है बच्चों। तो ऐसे स्थिति में मूलों का योग का जो रिजल्ट है ये चारों ऑप्शन में से नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर 1 होगा बेटा, 1। इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक। तो ये ऑप्शन में गलत दे रखा है, आपका आंसर 1 होगा। चलो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आते हैं तो तीसरा क्वेश्चन को पहले मैं आपको हल करके बताऊंगा कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर मान लो 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्या लिखेंगे बेटे, तो कैसे लिखेंगे जरा देखो। यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक। तो ये 9 लिख दिए तो n बराबर 9 मिल गया। अब चूंकि ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब होता है बेटा तो यहाँ मध्य पद निकालने का फार्मूला होता है n+1/2 पद। तो n का मान डाल दो इसमें 9+1/2 पद। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10/2 पद, और ये आप भाग लगा दीजिए तो हो जाएगा 5वां पद। अब 5वां पद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पद है मध्य पद है, यानी मध्य पद के मतलब कितना हो जाएगा बेटा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि मेरा ऑप्शन में कौन सही है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक माध्य होगा। माध्य के मतलब ब ऑप्शन सही है बेटा। तो ब ऑप्शन सही है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आंसर, इसका आंसर लिखो ब ऑप्शन सही है। तीसरा का ब ऑप्शन सही है जिसमें कि 5 आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन तो जो है बहुत आसान है ना, बेलन का आयतन तो πr² होता है। तो अ ऑप्शन सही है बेटा, तो चौथा का अ है। तो इसको तो आप डायरेक्ट से लिख सकते हो कि चौथा का कौन सा सही है, अ ऑप्शन सही है, जिसमें बेलन का आयतन हमारा πr² दिया हुआ है। तो बेटे आप देख सकते हो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब आपको हम आगे ले चलते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होता है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है बेटा वो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो 5वां का कौन सही हुआ स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का स सही हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखूंगा, इसके बगल में स लिखूंगा, और स हमारा सही होता है क्यों सही होगा क्योंकि निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है 1 होता है बेटा। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। अब आपको हम अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जान ही रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। 4 के बाद नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का स सही हो गया बेटा, 1 ऑप्शन स वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आपको क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूँ
क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, और वो क्वेश्चन है बेटे, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अब हम आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सही है। निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा, तो बहुलक में देखो जो बहुत बार आया है, जो कौन सा पद ज़्यादा बार आया है, अगर हम बात करें तो 38 देखो ज़्यादा बार आया है। 38 देखो, 38 इसमें है देखो यहाँ पे 38 1 2 3 4 बार आया है। 38 ज़्यादा बार जो आता है वही बहुलक होगा, तो 10 सही है। लेकिन क्या 19 हो सकता है? देखो 19 कितने बार आया है? 1 2 बार आया है। 25 कितने बार आया है? 1 2 3 बार आया है, ये भी 4 से कम ही है। 36 कितने बार आया है? 1 बार आया है। तो अधिक बार कौन है? 38 है, यानी छठवां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2। तो बेटे यहाँ पे छठवां के सामने हम लिखेंगे 2, और 2 ऑप्शन में दिया हुआ है 38, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो बेटा आप बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 हमारा 1 - 10² 45 अंश बटा 1 + 10² 45 अंश का मान बताना है, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं बेटे। पहली बात हम आपको हल करके बताता हूँ कि यहाँ पे 1 - अगर हमारा 10² 45 डिग्री है, नीचे 1 + हमारा 10² 45 अंश है बेटे, ठीक। तो 1 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होने चाहिए, 1 + 1², ये 1 - 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 हो जाएगा, ये आपका 0/2 यानी 0। अब देखना है कि हमारा इसका मान जो है आया है, तो 4 में से कौन सा मान है जो 0 का होता है। तो हम कह सकते हैं cos 90 अंश का मान 0 होता है, यानी 7वां का ऑप्शन सही है। 0 बराबर हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। तो बेटे आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां का कौन सा ऑप्शन सही हो गया। तो 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, तो हम 7 के बगल में क्या लिख दें? और लिख देंगे बेटा, ठीक। और कितना? cos 90 डिग्री दिया है बेटे, यही हमारा आंसर है। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो मेरा 8 है, 8 पर हम ध्यान देते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है बेटे। अब देखो इसको करना कैसे है। इसमें कह रहा है कि यदि 26 156 का लसा 156 हो तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर हैं जिसका लसा दिया हुआ है, मौसा ज्ञात करना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, पहले तो मैं इसको हल करके बता रहा हूँ बेटे कि हल कैसे करेंगे। एक सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणते लसा। तो इस सूत्र को अगर हम लिखें, जैसे होता है 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है मौसा गुणते लसा होता है बेटा, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल के मतलब क्या हो जाएगा? पहली संख्या क्या है? तो मेरा पहली संख्या यहाँ पर देख सकते हो 26 और 156 है, और लसा 156 है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 संख्या के मतलब पहली संख्या हमारा 26 है, दूसरी संख्या 156 है, इक्वल टू हो जाएगा मेरा मौसा, और लसा हमारा 156 है बेटा। 156 को इधर लाओ तो हमारा 26 गुणते 156 हो जाएगा, बट्टे में हमारा 156 इक्वल टू हो जाएगा बेटा मौसा। ये 156 से 156 काट दीजिए, 26 बराबर हो जाएगा हमारा मौसा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मौसा वैल्यू है 26 आ गया। अब आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपका। तो आप देख सकते हैं बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 का ये देखो 26 है, ब वाला ऑप्शन सही है। तो 8 का ब 26 सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा जो 8 है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, 8 का ब ऑप्शन जो है सही है, जो कि आंसर आया है इसका 26। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला कि अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेटे वो अगला क्या है। लगातार आप वीडियो को देखते रहें बेटा, मैं बहुत जल्द ही इसको फाइनल करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो कहना है, इसका कह रहा है कि आपका 2 बिंदु दिया है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बताऊं यहाँ पे
फर्स्ट पॉइंट है -2, 6 और दूसरा जो बिंदु है -2, 10। तो मध्य बिंदु बीच में होता है P। अगर मैं इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करूं, जैसे x, y है मान लीजिए, तो x बराबर फार्मूला होता है x1 मतलब -2 प्लस x2 मतलब -2 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा 2। तो अब -2 अपॉन 2 हो जाएगा -4/2, यानी काट दो तो आपका -2 आ जाएगा। फिर y का मान देखो, इस सूत्र होता है y1 प्लस y2/2 से निकाल दो। तो इससे निकालेंगे तो y1 का मान क्या है 6 है, प्लस y2 का मान क्या है 10 है, बट्टा 2 कर दो तो 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी हमें P का निर्देशांक क्या मिल गया, P का निर्देशांक x की वैल्यू -2 मिल गया और y की वैल्यू 8 मिल गया। तो अब बताइए कि हमारा जो मध्य बिंदु का निर्देशांक है -2, 8, यानी 9वां का क्या है 100 ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि 9वां का 100 हमारा सही हो गया। तो 9वां का यहाँ पे लिख दूंगा 100। क्या आया है भाई, इस बिंदु का कौन सा निर्देशांक है, तो आप कह सकते हो कि -2, 8 जो निर्देशांक है वो मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ये आंसर हो गया बेटा। अब आपको जो अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो द्विघात समीकरण से है। और द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आप तो जानते हैं बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले मैं इसको हल करूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन है 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम निकालते हैं। 1/x² प्लस 6 इक्वल टू दिया है 1/10। अब इसका व्युत्क्रम नियम लगाइए, इसको पलट दीजिए बेटा। इसको जब पलटेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस का 6 और इसको जब पलटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो x² इक्वल टू ये 10 प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, घटा दो तो 4 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस √4, x बराबर प्लस -2 हो जाएगा बेटा। अब आप बताएंगे कि ऑप्शन कौन सही होगा, चलो देखते हैं। चलो आपको हम बताते हैं। देखो x बराबर देखो हमारा प्लस -2 आया है, यानी 10वां का ब ऑप्शन सही है बेटा, ठीक, प्लस -2। तो हमारा 10वां का कौन सा ऑप्शन सही है, तो 10वां का ब ऑप्शन सही है, ब ऑप्शन सही है जो प्लस -2 दिया हुआ है। यानी ये हमारा आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 का। अब आपको हम अगला जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ और चलो हम बताते हैं आपको किस तरह से आप करोगे। पहले चलो हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 11 अगला। देखो 11वां क्वेश्चन यदि sin a बराबर 3/5 है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 11, अब चलो 11 में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूँ और इसको हल करके बताता हूँ। यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए तो हमारा यदि जो होता है, पहले तो मैं हल करूँगा। तो यहाँ पे पहले तो दिया है, क्या दिया है भाई, दिया हुआ है आपको मैंने बताया कि sin a बराबर यहाँ पे दे रखा है 3/5, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे cos a का मान हमको बता देना है कि cos a का मान क्या होता है। तो बेटा आप जानते हो कि जब हमारा sin a इक्वल टू होता है 3/5, दोनों तरफ वर्क कर दो तो sin² a हो जाएगा और इधर आपका वर्क करोगे 3² 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको cos में बदलो तो 1 माइनस हो जाएगा cos² a, इधर हो जाएगा 9/25। अब देखो यहाँ पे अगर इसको इधर लाओ तो 1 माइनस 9/25 हो जाएगा इक्वल टू इधर हो जाएगा cos² a। अर्थात यहाँ पे अगर बात करें तो 25 से कम 25 माइनस का 9 बटा क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू हो जाएगा cos² a। अब क्या करिए बेटे कि cos² a बराबर हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो आपका 16 बट्टा हो जाएगा 25, यानी cos a बराबर क्या हो जाएगा। तो cos a का मान अगर हम देखें तो हमारा अंडर रूट में 16 बटा क्या हो जाएगा 25। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, यानी आप कह सकते हो cos a बराबर 4 बट्टे हमारे क्या मिल गया 5। इस तरह से cos a का मान हो गया बेटा, ठीक। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4/5 है, 11 का ब सही है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा 11वां क्वेश्चन का जो ब ऑप्शन है, ठीक है, ब जो ऑप्शन है 4/5 दिया हुआ है, यही आंसर हमारा है बेटा, ठीक। तो ये हमारा 11 का ब सही हो चुका है। अब आपको हम ले चलते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ये समझाते हैं।
देखो बड़ा इंटरेस्टेड है और इस टाइप का क्वेश्चन 99% मान के चलो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है। 12वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है बेटा, ये माप करती है किसका? बहुलक का। तो बहुलक का माप करती है, तो कौन ऑप्शन सही हो गया? 12 का 2, यानी ये 12 का जो 2 ऑप्शन है वो सही है। जो कह रहा है उसमें बहुलक मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में बहुलक की गणना की जा सकती है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको हम बता रहे हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है इतना इतना की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, हमको बीच की दूरी ज्ञात करना है बेटे। तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको पहले लिखूंगा, उसके बाद इसको हल करूंगा। हल करने का क्या है, हम लोग को सूत्र पता है। हमारे पास d बराबर अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, d इक्वल टू अंडर रूट में अगर हम बात करें x2 के मतलब यहाँ देखो x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस माइनस 1 यानी हो जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखो y2 का मतलब 2 है और y1 का मतलब -3, तो 2 माइनस माइनस 3 मतलब 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे बेटे। इसको जोड़ दो, 6 जोड़ो तो 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दो, 2 प्लस 3 5 करो, स्क्वायर है स्क्वायर लिखो। अब आप देख सकते हो कि अंडर रूट में हमारा 6 का स्क्वायर क्या होएगा? 36 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। अब इसको जोड़ दो तो 6 और 5 जोड़ दोगे तो क्या होगा? 11, 3 2 5, अब एक 6 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 61। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में देखो क्वेश्चन नंबर 13 में और में अंडर रूट में 61 दिया हुआ है। तो हमारा आप बताओ जरा कि आंसर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो और नंबर का जो ऑप्शन है यही सही होगा, जो अंडर रूट में 61 दिया है, यही हमारा 13वां क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें 14 का, तो पहले आपको हम बताएंगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा 14 क्या है। करा दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः, दो वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी दिया हुआ है 7 सेमी, उनमें से एक की त्रिज्या दिया है 2.5 सेमी, तो दूसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यहाँ पर अगर हम बताएं तो जैसे दो वृत्त हैं ऐसे, दूसरा वृत्त इधर से है, तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर और इसका सेंटर यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेमी। तो अगर एक वृत्त का त्रिज्या यहाँ से दिया है 2.5 और O से लेकर O डैश टोटल हमको पता है कि O डैश हमारा 7 cm है, और ये अगर स्पर्श बिंदु को P कह दिया जाए, तो अगर हमें OP अगर पता है 2.5 cm होता है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करिए 7 में से इतना घटा दीजिए तो आपको R2 मिल जाएगा। 7 माइनस 2.5 यानी आपको 4.5 मिल जाएगा बेटा। तो आप कह सकते हैं कि दूसरे की जो त्रिज्या होगी वो कितना होगा? तो दूसरे की त्रिज्या 4.5 होगा, यानी 14वां का ब ऑप्शन सही है। तो 14 का ब ऑप्शन हम लोग का सही है, जो दिया हुआ है 4.5 cm दिया हुआ है, ये 14वां का ब, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, तो 14वां क्वेश्चन फाइनल हो चुका है। अब आपको हम बताने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बताएं, इसमें पहले तो हम लाइनिंग कर लेते हैं। आप लाइनिंग कर लेते हैं इसमें, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम जो है आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड कौन होगा भाई? इतना तो तमाम दिया हुआ है नंबर। तो अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए ना बड़ा आसान है। आप करिए क्या, 156 में आप लघुत्तम विधि से गुणनखंड करिए। तो 2 7 14 बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 2 3 6, 2 और 2 9 18। ठीक, उसके बाद हमारा 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 तरीकी 9 हो जाएगा, और 13 से फिर ले जाइए 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट करने का मतलब 2 का 2 बार गुणा 2 स्क्वायर, 3 गुणते 13। अब देखो कि ये कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13। ये देखो है ना 15 का ब, तो देखो 15 का ब में क्या है, 2 स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13 है। देखो 2 स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13 है, यानी 15 का ब सही है।
तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 15 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ब ऑप्शन सही है। और ब ऑप्शन में 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 दिया है, यही हम लोग का आंसर है। अब आपको हम आगे ले चलते हैं और अगले टॉपिक पर आने के बाद बताते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको 16वां मिलने वाला है। कह रहा है देखो 16वां क्वेश्चन, 7 जल में एक नाव की गति 8 किमी प्रति घंटा है, धारा की गति जो है 3 किमी प्रति घंटा है, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। देखो जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो नाव की चाल कम हो जाएगा। तो कम कब होगा, इसके मतलब कि इसमें नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दो, तो 8 में से 3 को घटा दो तो 5 आएगा। 5 आपका किमी प्रति घंटा सही होगा, यानी द सही है। कौन सही है, द किमी प्रति घंटा में है, तो ये भी आपका किमी प्रति घंटा 5 किमी प्रति घंटा सही है। यानी 16वां का जो 7वां ऑप्शन द ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 16 का द ऑप्शन सही है 5 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो द ऑप्शन है वो सही है, जो कि हमारा 5 दिया हुआ है किमी प्रति घंटा। ये हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 17 में बताते हैं। रेखाओं a1x प्लस a1 b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध कौन सा होता है, ये होता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यानी 17 का 100 ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारा हो जाएगा 17 और 100 ऑप्शन इसका सही है। 100 ऑप्शन में कौन सा मान है भाई, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये हमारा सही हो गया 17वां क्वेश्चन बेटे। ठीक, अब आपको 17वां क्वेश्चन के बाद अगला जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 18 पे और देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि a का मान इसमें 3 है, b का मान -6 है और c का मान +4 है। तो इसके हिसाब से विविध कर का एक सूत्र होता है बेटे, मैं बता रहा हूँ। जैसे कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो आप फार्मूला इसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे a के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर हमारा देखो b का मान मतलब x का गुणांक -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणते a का मान 3 है, c का मान कितना है 4 है बेटा, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 चौक 48 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये माइनस का तो d का मान -12 आ गया। अब देख सकते हैं -12 है क्या, यहाँ देखो 18 का 100 ऑप्शन सही है जो -12 दिया हुआ है। तो 18 का जो ऑप्शन है, 18 का जो 100 ऑप्शन है जो इसमें दिया हुआ है -12, ये ऑप्शन बेटा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी फाइनल हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, चलो हम बताते हैं। कह रहा अपरिमेय संख्या है, तो कौन सा है भाई, यहाँ करड़ी में 25, ये तो इसका वर्गमूल देखो 5 निकल जाएगा परिमेय संख्या। ये देखो 2 माइनस √5 है, ये अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाने से अपरिमेय संख्या मिलता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जब परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या मिलता है, यानी इसका ब ऑप्शन सही है। यानी कुल मिलाकर 5 माइनस √3 जो है ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अपरिमेय के केस में ये ऑप्शन सही होगा। 19 का ब सही हो गया बेटा। अब देखो 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या r है को 60 अंश बता है। तो यार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कहा जाए, मैं हल करके बता रहा हूँ, वृत्त का जो त्रिज्य जो खंड होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 अंश गुणते पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के मतलब 60 अंश, नीचे 360 और ये हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 6 से काटेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर देखो आपका 1/6 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। चूँकि इसमें हमारा जो ऑप्शन है 1/6 पाई आर स्क्वायर तो कोई भी नहीं है, इसमें तो पाई आया ही नहीं है।
तो 20वां का जो 2 ऑप्शन है कोई नहीं, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 का जो 2 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा। तो हम आपको जो OMR शीट में जो 20 क्वेश्चन लगाना होता है मैं लगा चुका हूं। अब मेरा क्वेश्चन का खंड चेंज होगा बेटा। ठीक, खंड ख में आते हैं। 20 क्वेश्चन मैं फाइनल कर चुका हूं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आगे का क्वेश्चन कैसे आप हल करोगे। ठीक, बहुत इंटरेस्टेड है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखो कि जो पेपर जो हल कर लिया 99% वो पेपर बोर्ड का भी कर लेगा। चलिए हम आपको बताते हैं खंड ख की बातें। खंड ख की बात करें तो यहाँ पे मैं पहले लिख दूं कि ये हमारा खंड ख है। कौन सा खंड है? ख है। अब खंड ख को कैसे हल करना है ये आपको बताना है बेटा। ठीक, चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा। खंड ख का 1 का जो ख क्वेश्चन है वो खंड ख का पहला जो क्वेश्चन है 1 का क नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करूँगा। देखो यहाँ पे दिया है क्या, यदि कास ऑफ a माइनस बी बराबर करनी में 3/2 और साइन ऑफ a प्लस बी बराबर करनी में 3/2, तो कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारा जो मान दिया है उसको अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मान है यानी कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर दिया है करनी में 3/2। तो बताओ कास ऑफ a माइनस बी बराबर कास कितने अंश का मान होता है? तो ये कॉस 30 अंश का मान होता है। कास ऐसे काट देना बेटा, a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट मान जाना। अगला दिया हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, ये भी करनी में 3/2। तो आपको पता है साइन कितने अंश का मान होता है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए साइन 60 अंश का मान। साइन से साइन काट दो, a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान जाओ। अब विलोपन विधि से हल करो, इसको 1 को इसके नीचे उतारो तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 अंश। समीकरण नंबर फर्स्ट को उतार लिए। अब देखो b के सामने विपरीत चिन्ह वाले को अगर काट रहे हो तो विपरीत चिन्ह को जोड़ने पर काटते हैं। यहाँ लिख देना जोड़ने पर। और जोड़ने पर हमारा ये कट जाएगा तो a और a को जोड़ दो 2a हो जाएगा। तो 60 अंश और 30 अंश को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 90 अंश। a बराबर हमारा हो जाएगा 90 अंश बटा 2 बराबर 45 डिग्री, यानी a बराबर 45 अंश आ गया। अब क्या करना है कि इस a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपको b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जैसे ही रखेंगे आप देख सकते हो कि फर्स्ट में रखने के बाद बेटे आ जाएगा मान। फर्स्ट का a माइनस बी बराबर 30 अंश है, a की जगह पर 45 रखना है। तो a के स्थान पर मैं 45 डिग्री रख दूं, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो 30 अंश को इधर लाओ तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू बी हो जाएगा। घटा दो तो 15 इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी b बराबर आ जाएगा 15 अंश। यानी हमें अगर हम बात करें तो अतः हम कह सकते हैं कि कोण a जो है हमारा 45 डिग्री आया, कोण b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, यानी 15 अंश आया। ठीक, तो देख सकते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो क है ये क्वेश्चन हमारा फाइनल हो चुका है। ये हमारा आंसर हो गया बेटे। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ इसका ख। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है पहला का जो ख नंबर का क्वेश्चन है बेटे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ख है, यहाँ कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेमी है, ऊंचाई जो है 8 सेमी है, तो उसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो शंकु के जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो शंकु का जो मान दिया हुआ है, हमारा शंकु का रेडियस दिया हुआ है 6 सेमी। ठीक है बेटे, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 8 cm। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो शंकु का अगर हम निकालें शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि
पाई तो रहेगा, आर रेडियस हमारा 6 है, वो यल हमारा जो है 8 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऊंचाई दिया है बेटा, यहाँ पे ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ये हाइट दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पर करते हैं, ठीक। 1 का ख आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक, ध्यान से देखते रहिए। हम आपको इसीलिए बेटा मैं आपको भी कहूँगा कि क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना तो बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ज़रा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा जो त्रिज्या कितना है। तो हम पहली बात कि कौन से क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मैं 1 का ख, ठीक है, क्वेश्चन 1 का ख हल। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यह हमारा रेडियस दिया है 6 सेमी और हाइट जो है शंकु का ऊंचाई दिया है 8 सेमी बेटा क्वेश्चन में। अब आप करना क्या है, तिर्यक ऊंचाई निकाल लो। तो इसके लिए फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर, एच का मान 8 है तो 8 स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। इसको जोड़ दो तो कड़ी के अंदर 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल आपको पता है बेटे कितना आता है, 10 सेमी। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेमी। इसके बाद क्या करना ना, शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लो। तो शंकु का वक्रपृष्ठ, देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्रपृष्ठ का ही एरिया पूछा है। सूत्र क्या होता है, पाई आर यल होता है। पाई त्रिज्या का मान देखो आपका 6 सेमी दिया है, 6 लिख दो। तिर्यक ऊंचाई 10 मिल रहा है तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60 पाई cm स्क्वायर। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हम लोग का आंसर हो गया दिस, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 1 का क्या है, ग है। 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो हम जब क्वेश्चन नंबर हम जब करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ग नंबर का क्वेश्चन जब हल करेंगे बेटे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि 14 सेमी त्रिज्या है, तो त्रिज्या यानी रेडियस कितना है, 14 सेमी है। उसके बाद अगर देखेंगे क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण थीटा कितना है, 30 डिग्री है। अब हम त्रिज्यखंड का वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें जो पता है त्रिज्यखंड निकालने का जो फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 अंश गुणते पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, मान को रखना है। चलिए रखते हैं, थीटा के जगह पे कितना रखना है, तो थीटा के जगह पे 30 अंश रखेंगे, नीचे 360 हो जाएगा गुणते पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 14 है, 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप देखेंगे कि 0 से 0 काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, और ये हमारा पाई का मान 22/7 रख दें, और 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणते 14 हो जाएगा। 7 से काट दीजिए तो 7 दूनी की 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप काटना चाहें तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऊपर आ रहा है 22 गुणते 14, और इसी के बट्टे आ रहा है 6। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब यहाँ पे अगर गुणा किया जाए तो 1144 की 4, 1144 की 4 हासिल 4, 11 कम 11, 4 क्या हो जाएगा 15, ठीक, बट्टे 3। तो ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है इतना सेमी स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं डिवाइड करूँ तो बहुत आसान है, 3 पच्चे 15, फिर 3 एक कम 3, पॉइंट 1 बचा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, इतना सेमी स्क्वायर हमारा आएगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि 1 का जो ग था बेटा, क्वेश्चन खंड ख का पहले क्वेश्चन का ग नंबर का क्वेश्चन जो था ये मैं लगा चुका हूँ, और वो आंसर आया है 51.33 सेमी। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला जो क्वेश्चन, वो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए बताते हैं। कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y से बिंदु इतना से इतना तक की दूरी समदूरस्थ बता रहा है। तो अब क्या करना है,
तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो घ है उसको मैं हल कर रहा हूँ। तो इसमें देखो जो हमारा x, y दिया है इसको P बिंदु मान लेते हैं x, y, और जो हमारा यहाँ 3, 6 और इतना दिया है इसको हम लोग क्या करें ना, पहला बिंदु A मान जाओ, 3, 6 कर दो, दूसरा बिंदु को B कह दो, -3, 4 हो जाए। अब क्या करना है, यहाँ चूंकि समदूरस्थ कह रहा है कि बिंदु इतना से ये बिंदु समदूरस्थ पर रहते हैं, यानी P से A तक का दूरी और P से B तक का दूरी समान है। अब क्या करिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, तो PA का स्क्वायर हो जाएगा, ये PB का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा क्या है फार्मूला, पहला बिंदु P बन गया, दूसरा बिंदु A, तो x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, तो y - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब आप P से B तक की दूरी, तो P हमारा पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तो x - 3 यानी x + 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 6 - 4 यानी 6 - 4 का होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करें सरल करने का, तो आप इसको सरल किया जाए, तो सरल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर और +3 स्क्वायर और -2, a के जगह पे x कर दो, b के जगह पे 3, प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का b स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2, a के जगह पे क्या हो जाएगा y और b के जगह पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 6। तो इसका प्रसार इतना हो गया, इसका प्रसार इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि उसके आगे क्या होगा, तो x + 3 का प्रसार, तो x + 3 का प्रसार थोड़ा हम पेज पलट के करता हूँ, तो ये हमारा जो है अगला जो पेज है, अगला स्टेप जो आ रहा है उसको मैं करने जा रहा हूँ बेटे, और ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नहीं, इसका शेष जो बचा हुआ उसका आगे, इसका प्रसार इतना हो गया, इसका प्रसार इतना हो गया, अब इसका प्रसार करूँगा x + 3 का होल स्क्वायर का, तो बेटे यहाँ पे इक्वल टू लिखूंगा x + 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर x हो जाएगा और b के जगह पे 3 हो जाएगा, और a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a भी हो गया, प्लस अगला हमारा जो आ रहा है देखो x - 6 - 4 का होल स्क्वायर, तो घटाओ 6 में से 4 कितना आएगा, तो मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सुधार करते हैं हम लोग, PB है, तो x - 3 मतलब x + 3 का होल स्क्वायर, ये y - 4 होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y - 4 का होल स्क्वायर। y - 4 का होल स्क्वायर का प्रसार किया जाए तो ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर -2, a के स्थान पर y, b के जगह पे 4। अब आप देखेंगे कि LHS वाला मान जो हमारा है उसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो x स्क्वायर है प्लस का 9 हो जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरा x स्क्वायर है प्लस का 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस का ये 36 हो जाएगा। देख सकते हैं बेटा x - 3 का होल स्क्वायर में जो हम यहाँ प्रसार किए थे, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर -2ab की जगह पे 2 × x × 3 प्लस यहाँ पे जो लिखवाया था, मैं 3 स्क्वायर एक बार एक्स्ट्रा लिख चुका था, इसको मैंने काटा है, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर, देखो इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -2y × b का मतलब 6, ये सही हो गया बेटा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा था मैं काट चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस काट दोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -6x बनेगा, प्लस का 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 36 -12y इक्वल टू, आगे जो है आप RHS वाला जो मान है यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है बेटे, तो यहाँ पे आप लिखोगे x स्क्वायर, 3 स्क्वायर को लिख दो 9, और प्लस का 3 दूनी के हो जाएगा 6x, और प्लस का क्या आ रहा है y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिए, और 4 दूनी की माइनस का 8y हो जाएगा। तो LHS में x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ रहा है, इधर भी ये प्लस x स्क्वायर आ रहा है, और अगला प्लस y स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस का 6x है, और इधर हमारा प्लस का 6x है, तो इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। और y वाला टर्म देखो, माइनस का 12y LHS में है, और यहाँ पे -8y, तो अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8y, तो 12y में से 8y घट जाएगा,
तो आपका माइनस का 4y बचेगा। अब देखो अचर पद की बात करो तो +9 LHS में है और +9 RHS में भी है, तो ये भी कट जाएगा। अब बात रहा यहाँ +36 है तो RHS में ले जाइए तो -36 हो जाएगा, प्लस का 16 है तो यहाँ माइनस का 12x हो गया, माइनस का 4y हो गया, और ये घटा दो तो माइनस का कितना हो जाएगा 20, माइनस से गुणा करा दो तो माइनस से गुणा करा देंगे तो 12x प्लस का हो जाएगा 4y और ये हमारा 20 हो जाएगा। अब क्या करिए, 4 से भाग लग जा रहा है तो भाग लगा दीजिए, 4 से भाग 12x में दीजिए तो हो जाएगा 4 3 12 यानी 3x हो जाएगा, फिर y हो जाएगा, 4 से भाग 20 में देंगे तो 5 आएगा। इस तरह से हमारा x और y के बीच संबंध आ गया, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से 1 का घर जो चालू हुआ है ये फर्स्ट पार्ट है, इस सेकेंड पार्ट में इस तरह से है। तो आप ध्यान से a+b का होल स्क्वायर का प्रसार करके इसको प्रसार कर लीजिएगा, ठीक है, कि कहीं त्रुटि न हो। और हम आपको आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा अंग कैसे करना है, 1 का अंग। तो चलो हम 1 का अंग आपको हम बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर खंड ख का जो पहला क्वेश्चन है उसका हम लोग को बताना है अंग आपको। चलिए अंग क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें यदि जो होता है उसको हमको दिया है में लिखना है, दिया है में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब ई घटना की प्रायिकता दिया है 0.05। फिर कह रहा है ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो बेटा इसके लिए करना क्या है कि हमारा फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 - p ऑफ ई, मतलब संपूर्ण प्रायिकता में से ई घटना घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे तो आपको ई घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता मिल जाएगा 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 0.05। ठीक है, अब इसको घटाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा मुझे लग रहा है 0.95 आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 1.00 और ये 0.05 है। तो घटाइए, कैसे घटाएंगे? तो घटाने का रूल क्या है, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से कितना घटेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा फिर देश, यानी 0.95 आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश मतलब ई घटना घटित न होने की प्रायिकता आपको मिल चुका है 0.95। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का अंग हो गया। अब आपको हम जो बताने जा रहा हूँ जरा ध्यान से अगर देखें तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो च भी बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखो 1 का जो च है, चित्र में DE समांतर BC का रहा, यदि AD = x और DB = x - 2 और AE = x + 2, EC = x - 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है, ये तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है तो विभाजित जो भाग होता है उसका अनुपातिक मान समान होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 का जो च है वो हम आपको बताने जा रहा हूँ। च में आपको मैं जो हल करके बताऊंगा बेटा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अब आपको देखना है कि कैसे इसको हल करना है। तो हल करने के तरीका क्या है भाई, इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है मैं पहले फिगर बना देता हूँ, ऐसे ये हो गया और एक रेखा है जो इस तरह से काट रही है, इसको कह दो A B C और ये D है और E है। यहाँ पे x है, ये x + 2 है, यहाँ पे x - 2 है, यहाँ पर x - 1 है। अब क्या है हमारा ये हल करते हैं तो इसका मतलब कैसे करना है भाई। तो यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज ABC में हमारा जो त्रिभुज की BC भुजा है वो समांतर है DE के, और जब समांतर होता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि AD का DB के साथ अनुपात, यानी AD बटा DB = हो जाएगा AE बट्टे क्या हो जाएगा EC। अगर हम बात करें तो AD का मान कितना है तो x है, इसका मान हो जाएगा x - 2 और ये AE का मान हमारा है x + 2 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा x - 1। अब ये भाग में आकर गुणा करेगा तो x × x - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है आगे स्टेप क्या होगा चलिए बताते हैं। तो आपको x × x - 1 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये आकर इसमें गुणा करेगा
तो आपको पता है क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, गुणा करा दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर काट दो, माइनस एक्स बराबर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस से गुणा करा दीजिए तो एक्स बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा एक्स का मान हो गया बेटे, ये आपका आंसर हो गया। यानी 1 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स का मान जो आना था वो आ चुका है, आप देख सकते हैं एक्स बराबर 4। ठीक, आपको अब ले चलते हैं कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यानी खंड ख का दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम पहला क हल करने जा रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का क मैं लगाने जा रहा हूँ, दूसरे खंड का क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखिएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़कर बता दूं पहले। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन ढाला जाता है, बेलन के रूप में ढाला गया है और बेलन की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक, अगर आपका मान लेते हैं कि एक हमारा गोला था जिसके पास रेडियस कितना है, रेडियस हमारा 4.2 सेमी है और इसको जो है पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। इस तरह से बेलन अगर तैयार किया गया होगा तो आपका बेलन जो तैयार हो रहा है उसकी रेडियस बोल रहा है कि कितना है, तो रेडियस ये वाली जो डिस्टेंस है रेडियस बता रही है, जो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 6 सेमी है, 6 सेमी त्रिज्या है। अब आपको हम लोगों को बताना है कि इसकी जो हाइट है h कितना है, h का मान बताना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये पिघलाया जा रहा है, पिघलाकर, तो ऐसे स्थिति में हम लोग करेंगे क्या, तो भाई यहाँ पे कहेंगे कि चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि मैं बता दूं, ऐसे स्थिति में जो गोला का आयतन होगा, गोला का जो आयतन होगा वो बराबर हो जाता है बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हम लोग गोला का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब कर दीजिए, और इधर बेलन का आयतन है तो इसको बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए। तो यहाँ पे पाई दोनों तरफ है, कट जाएगा। अब ये 4/3 और गोले की त्रिज्या है 4.2 का क्यूब है बेटा, आर स्क्वायर ये हमारा आर का मान 6 है, 6 का स्क्वायर गुणते एच हो जाएगा। 4/3 ये आपका 4.2 गुणते 4.2 गुणते 4.2, 3 बार ये हो जाएगा 36 गुणते एच, एच को इधर ले आइए तो आपका 4 गुणते 4.2 गुणते 4.2 गुणते 4.2 और इसी के बट्टे हमारा 36 आ रहा है। तो 4 एकम 4, 4 9 ये 36 बराबर हो जाएगा एच, और 3 से काटेंगे तो आपका 3 से काटिए तो हो जाएगा ये 3 तरीके 9, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 चौको 12, 10 कट जाएगा, फिर 3 बचा, इसको काट देंगे तो 1.4 बचेगा। अब 14 में होता है 196, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और ये 4.2 बराबर एच हो जाएगा। एच बराबर 1.96 गुणते हो जाएगा 4.2। अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो रिजल्ट कितना आएगा, तो इसका गुणा अगर करता हूँ तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 8.23 आएगा, 8.23 आएगा, यानी h बराबर हो जाएगा 8.23 सेमी। इस तरह से हमारा बच्चों बेलन की ऊंचाई आ गया। ठीक है, वीडियो के साथ लगातार बने रहिए बेटा। मैं हल करके जो प्री बोर्ड का पेपर बता रहा हूँ ये बोर्ड के लिए आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। 99% यही सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। अगर आप ध्यान से इसको हल कर लिए तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है, और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन लगाने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। चलो हम आपको देखो, अब आपको बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आया है।
कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ग है, क्वेश्चन नंबर 2 का ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ग नंबर का क्वेश्चन है उसको हम नहीं ख है बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक। चलो साफ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का ख हल करके बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो सिद्ध करना है बेटा। जब सिद्ध करना है तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस का क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। अब इसको LHS ले लीजिए, तो LHS लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन का क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 कास का क्यू थीटा माइनस कास थीटा। अब क्या करिए, ऊपर साइन थीटा देखो, छोटा घात वाला कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन है, इसमें भाग लगाओ 1, इसमें हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई नीचे कॉस थीटा कॉमन है, ले लीजिए, इसमें भाग लगाओ तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा और ये हमारा किसका मान है, तो कास 2 थीटा का, ये नीचे हो जाएगा cos थीटा, इस किसका मान है, तो ये cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को काट दीजिए, ये हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 1 नहीं tan थीटा। tan थीटा किसका मान है बेटा, RHS का, और RHS आ गया, यानी ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके, सत्यापित हो गया, फाइनल हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ख जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है वो फाइनल हो गया बेटा, ठीक। अब आपको हम अगला जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और अगला जो है घ हम आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो घ है कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का घ नंबर का क्वेश्चन आपको मैं हल करके बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटे। यहाँ पे अगर बात करें ना तो घ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यार क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूँ। जैसे कोई वृत्त हो गया, ठीक है, और यहाँ से मान लो बाहर कोई बिंदु है, वहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये हमारा पहला स्पर्श बिंदु ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये बाहर जो बिंदु है जहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है उसको P मान लो। फिर इसको सेंटर से मिला दो, सेंटर मान लो मेरा यहाँ है, इसको स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं, इसको भी। तो आपको पता है बेटे कि त्रिज्या स्पर्शी के साथ जो कोण बनाता है 90 अंश बनाता है, यहाँ भी कितना बनाता है 90 अंश। ये केंद्र वो हो गया। अब केंद्र को आप करिए क्या, ये वृत्त बाह्य बिंदु से आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। पहले हमको क्या ऐसा करें कि जिससे कि हमारा साबित हो जाए कि PA बराबर PB हो जाए। तो बेटा इसमें करना क्या है, हल में आपको सिद्ध करने के लिए मैं बता दूं, इसमें दिया है मैं लिखूंगा कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, जो PA व PB है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, अब आपको एक स्टेप आता है सिद्ध करना। दिया है लिख लिए, अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर देना है कि पहली स्पर्शी PA जो है PB के बराबर होता है, ये हम लोग को सिद्ध कर देना है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या कहता है वो करके बताता हूँ। पहले तो एक त्रिभुज है, ऊपर वाला नीचे वाले को सर्वांगसम साबित करिए, OAP वह सेकंड त्रिभुज क्या है OBP, तो त्रिभुज हो जाएगा OBP में।
अब देखो बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारा OA पहले त्रिभुज की त्रिज्या है, तो ये दूसरे त्रिभुज की त्रिज्या है, यानी OA बराबर OB। क्यों बराबर किए भाई? तो त्रिज्या है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हमारा OP बराबर OP होगा। क्यों बराबर है? तो लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब एक हम 90 डिग्री वाले के बाद OAP एंगल OAP बराबर एंगल OBP, यानी हो जाएगा OBP। क्यों बराबर है? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए बराबर है। तो भाई सर्वांग समता का एक प्रतिबंध होता है, उस प्रतिबंध के नाते उस प्रतिबंध के जो अनुसार अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग क्षमता की कसौटी से। तो कौन सा कसौटी है? तो कौन सा सर्वांग क्षमता का यस कसौटी से। तो इस कसौटी से हम क्या कह देंगे कि हमारा OAP त्रिभुज सर्वांगसम है OBP के। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला त्रिभुज को इस पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगा। तो OP OP को ढक रहा है, OA OB को ढकेगा, तो PA वाली जो भुजा है PB को ढक देगा। तो ऐसे केस में हम क्या कह देंगे कि PA बराबर PB है। यानी कहने का मतलब बेटा जो हमारा जो स्पर्शियाँ है ना वो बराबर हो चुका है, ठीक है ना। PA बराबर PB दोनों स्पर्शियाँ मैं बराबर करके प्रूफ कर दिया बच्चों। अब आपको हम अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अंगर नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं कैसे करना है। निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं सारणी बना देता हूँ, यहाँ कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक। तो इसमें पहले वर्ग वाला मान रहेगा, वर्ग के बाद फिर बारंबारता वाला मान रहेगा, फिर संचयी बारंबारता रहेगा। तो यहाँ पे मेरा वर्ग अंतराल रहेगा, यहाँ पे हम बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता, और ये संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। इसको CF कहते हैं शॉर्ट में, इसको F कहते हैं, वर्ग अंतराल हो गया। अब देखो इसमें क्या है ना, प्राप्तांक दिया हुआ है कि 0 से 10 अंक पा रहे हैं बच्चे कितने लोग। तो इसका अंतराल मैं लिख देता हूँ, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। फिर बारंबारता की बात करें तो आपका 5 है, इस अंतराल के लिए 15 है, अगले वाले के लिए 30 है, अगले वाले के लिए 8 है, और लास्ट वाले के लिए 2 है। अब क्या करना है बेटे कि आगे की बात करता हूँ, ठीक। संचयी बारंबारता निकालने के लिए 5 को पहले उतारूंगा, फिर ये जो 5 जो संचयी बारंबारता में है ये बारंबारता के निचले वाले मान के पास 15 के सीध में उतारेंगे, फिर 15 को लिखकर जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 को 30 के सामने उतारिए, 30 के सामने 20 को इसको उतारना है और फिर 30 को जोड़ देना है तो हो जाएगा 50। 50 में क्या करना है बेटा, 8 को जोड़ दो तो हो जाएगा 58, और 58 में आप ये वाला बारंबारता 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। यहाँ जो मान आता है बेटा वो किसका मान होता है? ये एक प्रकार का योग है, और योग में आप देखेंगे n बराबर 60 लिखोगे, ठीक। अब आपको हम आगे हल करते हैं। तो n बराबर 60 है तो n/2 बराबर 60/2 यानी 30। 30 से आपको पता चलेगा कौन से संचयी बारंबारता में 30 आएगा, 50 में, ऊपर से तीसरे नंबर पर आएगा। तो इसका देखो 30 जिस संचयी बारंबारता आएगा उसके सीध में जो वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग कहलाएगा, तो माध्यक वर्ग कौन सा है? तो बोलेंगे भाई 20 से 30 है। तो माध्यक वर्ग जब 20 से 30 हमारा है तो आप कह सकते हो इसमें कि हमारा यहाँ से निम्न सीमा प्राप्त होगा। निम्न सीमा उस सीमा, तो निम्न सीमा L बराबर हमारा 20 हो जाएगा। माध्यक वर्ग की बारंबारता का मान जो होता है वो F का मान होता है, ठीक। संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसकी जो संचयी बारंबारता है वो CF का मान होता है, ठीक है बेटे। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार आगे कैसे किया जाए।
तो हमारा जो है सी एफ हो गया, एफ हो गया, n/2 हो गया। अब हमारा जो मान है, एक सूत्र होता है, सूत्र कौन माध्यक के लिए, वो माध्यक के लिए मैं सूत्र यूज करूँगा। माध्यक बराबर एल प्लस हो जाएगा n/2 माइनस हो जाएगा सी एफ और इसी के बटे एफ हो जाएगा और इंटू में होता है एच यानी वर्ग की माप। तो h बराबर क्या है, तो यहाँ निम्न सीमा उस सीमा के बीच अंतर कितना आ रहा है 10 का, तो यहाँ पे हमारा h बराबर 10 हो जाएगा। मान को रख दीजिए, l के मतलब कितना, l के मतलब 20 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस n/2 का मान तो मैं निकाल चुका हूँ तो डायरेक्ट 30 रखता हूँ। सी एफ का मान कितना है तो 20 है, नीचे f बारंबारता क्या है तो 30 है और ब्रैकेट क्लोज करिए, यहाँ 10 डाल दीजिए, 10 0 से 0 काट दीजिए तो इसके नीचे 1 3 आकर गुणा करेगा तो ये 60 हो जाएगा, ये घटा दीजिए तो हो जाएगा 10 और होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70/3। तो यहाँ भाग लगा दीजिए, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 1 10 3 तरीके 9 पॉइंट लगाओ 3 3 3 आएगा। यानी हमारा जो माध्यक वैल्यू है वो बेटा आ चुका है, ठीक है 23.33 हमारा माध्यक आएगा इस क्वेश्चन का। ये आंसर हो गया बेटा, ठीक। तो हम आप देख सकते हैं कि हम ये क्वेश्चन कौन सा आपको हल करके हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर तो मैं लग रहा है कि डाला ही नहीं, क्वेश्चन हल भी कर दिया। क्वेश्चन देखो यहाँ पे खंड हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा खंड, खंड ख का दूसरा का कौन सा क्वेश्चन है, अंग वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो अंग है, अंगा नंबर का क्वेश्चन है, उसको हमने हल कर दिया, ठीक है। ये हल आप देख सकते हैं, ठीक। अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो आपको हल करके बताऊंगा, ठीक। चलिए हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टेड है बेटा, ये काफ़ी अधिक नंबर का क्वेश्चन है बेटे, ठीक। इसलिए एकदम लापरवाही नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आलसपन, नहीं, पूरे एकदम कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अच्छी सफलता के आगे ही आपकी खुशी है और आपकी फ्यूचर भी खुशहाल रहेगा बेटा, ठीक। चलिए हम आपको च पे बताते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। मन चंगा रखो तभी आपको कोई भी काम करने में मन लगेगा। इसलिए चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का च। तो क्वेश्चन नंबर मेरा जो 2 है उसका च बताने जा रहा हूँ। तो भाई क्वेश्चन नंबर ये हो गया मेरा 2 का च मैं बताने जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ लिख दूंगा हल। अब देखना है कि यार इस क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन दिया है, क्या कर रहा है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं। 51 पद ज्ञात करना है ना, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यार इसमें इसका कहना क्या है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यस 51 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें हमारा दिया हुआ है दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद यानी T2 दिया हुआ है 14 दूसरा पद। तो समांतर श्रेणी का दूसरा जो पद होता है a प्लस n माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14 हो जाएगा। तो a प्लस घटा दो 1 यानी ब्रैकेट हटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 14, समीकरण मान लो फर्स्ट। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि तीसरा पद हमारा 18 है, तो तीसरा पद मतलब T3 बराबर हो जाएगा 18। तो इसका फार्मूला a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 18, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 18। ये समीकरण मान लो सेकेंड, इसको लाओ इसके नीचे तो a प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 14, समीकरण फर्स्ट उतार लिए। अब समान चिन्ह a को काटो, सम गुणांक समान है तो समान चिन्ह को घटाने पर कर दो। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से काट दो बेटा, 2d में से d को घटा के d लिख दो। यहाँ प्लस है तो माइनस, तो 14 18 में से 14 घटेगा तो 4 बचेगा। तो d का मान 4 आ गया, d का मान 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही 1 में रखेंगे बेटा तो 1 कहाँ है, यहाँ है, a के जगह पे a क्या है a प्लस d, d के जगह पे कितना रखना है 4 बराबर क्या हो जाएगा 14। तो a बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा 4, घटा दो तो 10 हो जाएगा। तो हमें अर्थात a का मान 10 मिल गया और d जो है हमको मिल गया है 4, d का मान 4 मिला है। अब क्या करना है, कह रहा है कि 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
तो भाई यस के साथ 51 51 पदों का योग के लिए फार्मूला n/2 यानी 51/2 फार्मूला 2 a का मान क्या, a का मान 10 है प्लस हो जाएगा n-1 51 - 1 d का मान हमारा 4 आया है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको सरल कर दिए, आंसर आ जाएगा 51/2 और 10 दूनी की 20 हो जाएगा और ये घटा दो तो हो जाएगा भाई 50 और बाहर है 4। 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस 50 चौको 200, इसको आप करिए जोड़ दीजिए भाई 51/2 तो ये हो जाएगा 220 और 2 से काट दो तो हो जाएगा 110। अब इसमें गुणा करा दीजिए तो 11 कम 11 हासिल 1 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 1 56 और ये 0 बढ़ जाएगा तो 5660 आ जाएगा। ये यानी यस 51 मतलब 51 पदों का योग जो है 5610 आ गया। यही हम लोग का आंसर हो गया बेटा। ठीक, अब आपको हम बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन पर हम पहुँच गया हूँ बेटा। तीसरा क्वेश्चन, अब आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना बड़ा इंटरेस्टेड हो रहे हैं और फटाफट मैं इसको मार दे रहा हूँ, हल कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ यार 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये हल करना है। ठीक है, अब हल करूँगा तो इसको देखना, बहुत जल्दी मैं हल करने वाला हूँ बेटा। ध्यान से वीडियो से बने रहिए और समझते रहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है तब। तो यहाँ पे करना क्या है, पहले तो हम मान लूँ कि अंश बराबर x, अंश बराबर x और हर बराबर जो है y। तो यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार अगर हम चलेंगे तो इसमें इसका करना है x/y। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ा जाता है। अंश में अगर मैं 1 जोड़ दूँ ना तो इसका मान जो होता है 1/3 हो जाता है। तो अब 3 आकर गुणा करेगा x + 1 में, y एकम y हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा अगला स्टेप का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देख सकते हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है 3 आकर x + 1 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 3 × x + 1, 3 × x + 1 और इक्वल टू y हो जाएगा। गुणा कर तो ये 3x + 3 हो जाएगा इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 3x + 3 हो जाएगा। समीकरण मान लीजिए फर्स्ट। अब आपको देखना है सेकंड शर्तानुसार। तो सेकंड शर्तानुसार में अगर देखें तो इसके जो मान आएंगे तो ऐसे क्या आएंगे सेकंड शर्तानुसार में भाई, इसमें कह रहा है 1 घटा दिया जाए हर में तो उसका मान 1/4 हो जाता है, यानी x बटा हो जाएगा y। और कह रहा है कि हर में 1 घटा दिया जाए तो इसका मान 1/4 हो जाता है। 4 आकर गुणा करेगा 4x और ये हो जाएगा मेरा y - 1। अब क्या करिए तो ये हो जाएगा 4x और -1 इधर आएगा +1 इक्वल टू y, यानी y बराबर हो जाएगा 4x + 1। अब ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करिए क्या कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे बेटा तो LHS बराबर है तो RHS बराबर कर दीजिए। 3x + 3 बराबर हो जाएगा 4x + 1। अब क्या करिए 1 को इधर लाइए 3 - 1, 3x को इधर लाइए तो 4x - 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा x, यानी x का जो मान आ गया हमको 2 मिल गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर रखिए। तो x का मान जैसे ही 1 में रखेंगे तो हमें y = 4 गुणते 1, x का मान तो 2 रखना है तो x की जगह पे 2 रखिए। क्या रखेंगे 2, तो x बराबर 2 है मैंने रख दिया इसमें, y बराबर 4 गुणते 2 + 1, यानी 4 दूनी हो जाएगा 8 + 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अब x और y का मान मिल गया तो अतः करके आप निकाल लो भिन्न। तो भिन्न का जो फार्मूला होता है वो होता है अंश बटा हर, तो अंश आया है 2, हर आ जाएगा 9। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी हल फाइनल हो गया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन 5वां है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है, अगर हम बात करें तो लाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पहले चलो हम इसका बनाते हैं। इसमें एक कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, 2 मिनट में फाइनल हो जाए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थिति 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पे मीनार अगर बनाना चाहें यार तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं मीनार। इसका आधार अगर बनाना चाहें तो वैसे खींच सकते हैं हम लोग, ठीक। और क्या करिए ना, इसको मिला दीजिए, ऐसे मिलाइए ऐसे। अभी 2 बिंदु लेना था तो ये मीनार के आधार से एक बिंदु ये हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया, इसको भी मिला दीजिए इससे, शीर्ष से। यार दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो ए और बी, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, इसकी ऊंचाई एच मीटर मान लो। और कह रहा है कि ये जो कोण बन रहा है ए और बी से ना, तो आगे देखो मेरा दिया हुआ है कि आपका 9 मीटर और 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित जो 2 बिंदु हैं मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण पूरक कोण बनाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पूरक कोण का मतलब बेटा होता है, अगर एक कोण थीटा मानोगे तो दूसरा 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से लेकर के ना पहले बिंदु तक का दूरी दिया है 4 मीटर, और यहाँ से लेकर दूसरा जो दिया है ना 9 मीटर पर हमारा सेकेंड पॉइंट है यहाँ तक। तो अब क्या करिए, अब आराम से इसको हाइट का मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले मैं लिख दूं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का हल करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका हल करने जा रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का हल। तो पहले हम लोग मान लें कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। प्रथम जो त्रिभुज है उसका नाम रख दिया जाए, जैसे ए है ना, ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में जब आप आएंगे ना तो टेन थीटा ले लो। टेन थीटा बराबर लम, लम के मतलब हो, टेन थीटा बराबर लम, लम के मतलब एच, आधार मतलब हो जाएगा 4। समीकरण मान लो फर्स्ट। दूसरा बड़ा त्रिभुज ले लो बी सी डी, त्रिभुज का नाम है बी सी डी में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो आप टेन थीटा बराबर लम, लम के मतलब इस एंगल के लिए लम तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा एंगल क्या हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा, ये 90 अंश है हमारा, इक्वल टू लम के मतलब एच, आधार के मतलब बी से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो पूरी दूरी तो 9 है। टेन 90 अंश माइनस थीटा बराबर जानते हैं cot थीटा होता है, इक्वल टू एच बटा 9 हो जाएगा। और cot थीटा को 10 में बदलोगे तो 1 बटा 10 थीटा इक्वल टू एच बटा 9 हो जाएगा। अब क्या करिए 1 बटा 10 थीटा, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। इसमें फर्स्ट से इसमें मान रखिए, 10 थीटा की जगह पे h बटा 4 कर दीजिए इक्वल टू एच बटा 9। अब आप देखेंगे इसको गुणा के रूप में लिखोगे, 4 ऊपर जाएगा, h नीचे आएगा, नीचे एच बटा 9, 9 का इसमें गुणा करा दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 36 मिल जाएगा। और h आकर h में गुणा कर देगा तो h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर बराबर हमारा जो है 36 हो जाएगा। h बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36, h बराबर 36 का वर्गमूल 6 निकलता है 6 मीटर। यही हमारा मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करना था। ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया बेटा। यानी आप देख सकते हैं कि प्री बोर्ड का जो परीक्षा 2024 जो अभी अभी हुआ है, वो बच्चों को जो होने वाला है, कई कॉलेजों अभी हुआ नहीं है बच्चों, तो इस प्री बोर्ड के परीक्षा जो 2024 है, कक्षा 10 है, पूर्णांक 70 नंबर का और विषय गणित है, ये पेपर को संपूर्ण इस वीडियो में हल मैं दे चुका हूँ। तो बच्चे एक काम करिए, जल्दी जल्दी जो है कि अपने मित्र साथी में शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ आप जैसे मैंने बोला है कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। और बच्चों इसके लिए वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।